स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ये पेज नंबर 163 निकालो। जी सर, याद है किस सब्जेक्ट की क्लास है इस टाइम? सब्जेक्ट नेम ही बता दें। नहीं, इतना मुश्किल है ना सिंपल से बता दें। ये सर एक डिस्कशन नहीं स्टार्ट होनी है, क्या लिखा है हेडिंग? अर्निंग्स पर शेयर। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले जरा रजिस्टर में रेशियोज हैं आपके? ढूंढिए जरा अगर रेशियोज मिल रहे। रेशियोज में कुछ शेयर्स की बात हुई थी, जरा बोर्ड पर देखें, टेबल मैंने खोला। ये रजिस्टर में आपको मिल जाए तो जरा ज्यादा बेस्ट है। यहाँ स्टूडेंट्स आप भी ढूंढ रहे। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल है, रिडीमेबल मिल जाएंगे हेडिंग्स। ये एक नजर रिवाइज करेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स आपको मिल गए? अगर किसी को नाम मिले तो मैंने बोर्ड पे खोल दिए, एक नजर यहाँ से देखकर रिवाइज करें, वैसे मेरे ख्याल मिल जाना चाहिए। पढ़े जरा, पेन हाथ में रख के पढ़े, दो दिन क्वेश्चंस मेरे पर आ रहे हैं। पढ़ने तरह से जी। शेयर्स की कितनी टाइप्स पता है आपको अभी तक? दो ही है यार, मेन दो ही है। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर्स की भी दो टाइप्स कौन कौन सी है? अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए शेयर कैपिटल, तो कौन सा शेयर कैपिटल इसका मीनिंग? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अगर आपसे कहा जाए शेयर्स इशू हुए तो एंट्री बताएं। कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, और डिफरेंस कैन आइदर बी प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है। ये सबसे पहले अगर ये तीनों तरह के शेयर्स हो, ऑर्डिनरी शेयर्स रिडीमेबल भी हो, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल भी हो, रिडीमेबल भी हो, तो सबसे पहले किसको डिविडेंड मिलता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, अगर उसके बाद फाइनली प्रॉफिट्स बचे तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को सबसे एंड में मिलता है। किस किस का डिविडेंड फिक्स होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, चाहे रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है, उनका प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से किसका डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो गया होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट के तौर पे
ऑलरेडी लेस होके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जरा में बनाया, बोर्ड में भी देखा जरा। रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कहाँ से आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें से कौन सा डिविडेंड ऑलरेडी माइनस हो गया होगा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होके इसमें से आया होगा। लेकिन अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो और ऑर्डिनरी शेयर्स भी हो तो इसमें से पहले फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड और उसके बाद अगर प्रॉफिट्स बचते हैं तो फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में किस किस का डिविडेंड अलग नजर आता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का भी और ऑर्डिनरी शेयर्स का भी। प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीमेबल है उनका नजर क्यों नहीं आ रहा? वो पहले ही 30 में से लेस हो गया। अगर कभी बिजनेस वाइंड अप हो जाए और ये तीनों तरह के शेयर्स हों तो सबसे पहले किसके पैसे वापस होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद रिडीमेबल और फाइनली अगर पैसे बचे तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के वापस होते हैं। अगर वर्ड ना यूज किया जाए, सिर्फ शेयर वर्ड बोला जाए और इसे एक्सप्लेन ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट वी आर यूजिंग we want to say we want to communicate with each other कि ऑर्डिनरी शेयर्स की बात है। चलिए अभी थोड़ी सी बात जरा ज़हन में रख के इसी की बेस पे जरा पेज नंबर 163 पे आते हैं। हेडिंग लिखी हुई है अर्निंग्स पर शेयर। इसका एक स्टैंडर्ड IAS 33। इस स्टैंडर्ड में हमने एक रेशियो डिस्कस करनी है। ये भी एक फार्मूला बना हुआ है। अगर दोबारा हेडिंग पढ़े क्या लिखा हुआ? अर्निंग्स पर शेयर। तो बनाएंगे फार्मूला क्या बनता है? पर शेयर नहीं, मतलब फार्मूला क्या बनेगा? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अर्निंग से मुराद प्रॉफिट, कमाई, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर नहीं मैंने लिखा तो कौन से शेयर्स? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स के एंगल से स्टॉक एक्सचेंज में एक रेशियो यूज होती है, अर्निंग्स पर शेयर। इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज से भी क्लियर होती है कि इस पर एक पूरा स्टैंडर्ड बना हुआ है। इस स्टैंडर्ड बनाने का मकसद ये है कि हर कंपनी EPS को सेम वे से कैलकुलेट करे। एक मैंने एब्रीविएशन बोली, क्या बोली? EPS स्टैंड फॉर। पूरा स्टैंडर्ड बना देने का मतलब ये है कि हर कंपनी इस अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन को सेम तरीके से करे ताकि फिर एक कंपनी की EPS किसी दूसरी कंपनी की EPS से कंपेयर होकर डिसीजन हो सके। EPS से पता क्या चलेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख प्रॉफिट है और 10,000 शेयर्स हैं, बेस में नंबर ऑफ शेयर्स लिख रहा हूँ, शेयर कैपिटल नहीं लिख रहा। शेयर कैपिटल और शेयर में क्या फर्क है? शेयर कैपिटल तो रुपीज से मल्टीप्लाई हो गया है ना, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया है। तो शेयर कैपिटल नहीं लिख रहा, बेस में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। बेस किसको कहते हैं? जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1 लाख मैंने क्या सेम किया? प्रॉफिट। 10,000 फॉर एग्जाम्पल शेयर्स है। एक सिंपल सा इसका आंसर क्या बनता है? 10 क्या बनेगा? अर्निंग पर शेयर मींस एक शेयर के बदले 10 रुपए कमाए गए। बताएं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है? अगर किसी और कंपनी से कंपेयर करेंगे तभी पता चलेगा। या अगर मैं आपको पिछले साल की अर्निंग पर शेयर बता दूं, लेट्स से पिछले साल में अर्निंग पर शेयर 15 रुपए थी, तब परफॉर्मेंस खराब हो रही है। तो एक तो इस रेशियो का कंपैरिजन पिछले सालों से करेंगे उसी तरह जिस रेशियो में बात होती थी, और सेकेंडली फिर सेम सेक्टर की कंपनीज के EPS को दूसरी उसी सेक्टर की दूसरी कंपनी से भी कंपेयर करेंगे। देन इसमें फिर फाइनल पे डिसीजन हो सकता है कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो इस स्टैंडर्ड को बनाने का मकसद ये है कि हर कंपनी सेम वे से अपनी EPS कैलकुलेट करे और फिर कंपनी की EPS दूसरी कंपनी से भी और कंपनी की अपनी EPS पिछले सालों से भी कंपेयर हो सके। तो एक छोटा सा आसान सा फॉर्मूला अगर साथ ही लिखने पेज के स्टार्ट करें। तो नहीं सर टेंशन ना ले, इसी की वेरिएशन है काफी सारी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अर्निंग पर शेयर? पर का मतलब मैथमेटिकली डिवाइडेड बाय हो जाता है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स डिवाइड बाय
नंबर ऑफ शेयर्स। इससे पता क्या चलता है? एक शेयर के बदले कितने रुपए प्रॉफिट के कमाएंगे। तो हायर द बेटर या लोअर द बेटर? अर्निंग पर शेयर। बाकी डेफिनेटली प्रॉफिट कौन से हैं ये मैं बातें भी आगे करता हूँ। ये चलेंगे आगे। देन अब पेज आगे रखना जरा, फर्स्ट एक दो पेजेस हमने जरा थ्योरेटिकली जरा पढ़ना ताकि जरा इसका कॉन्सेप्ट जरा कुछ क्लियर हो जाए। बात बिल्कुल सिंपल है, वंस अगेन साथ साथ चलने की जरूरत है। एक इंट्रोडक्शन पढ़िए। अर्निंग पर शेयर रेशियो। अर्निंग पर शेयर इज अ रेशियो used in financial analysis of a set of financial statements. This ratio is, however, so useful and popular that the standard IAS 33 had to be developed to control the method of calculation thereof. शेयरहोल्डर्स स्टॉक एक्सचेंज में इस ईपीएस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई भी शेयर होल्डर अगर है वो देखता है कि किस कंपनी की ईपीएस ज्यादा है और अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इसकी क्योंकि पॉपुलैरिटी ज्यादा है स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स के दरमियान में, तो एक पूरा स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया गया है ताकि हर कंपनी सेम रूल्स की बेस पे ईपीएस कैलकुलेट करे। दिस स्टैंडर्ड सेट आउट हाउ टू कैलकुलेट। अब एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़ी यूज होता है, इसका अगर तो डिफरेंस क्लियर है तो ठीक है, वरना कोई ख्याल इतनी भी जरूरत नहीं है। अर्निंग ऊपर आनी है डिवाइडेड बाय बेस में नंबर ऑफ शेयर्स आने, जिसे पता है तो डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर मींस जो बेस है और जो बेस ऊपर है उसे न्यूमरेटर शायद बोलते हैं। तो किन दो फिगर्स की बेस पे ये रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी। बोलते रहे सर, बोलते रहे, बड़ा अरसा हो गया बोले हुए। ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 33, द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS 33 इज टू सेट आउट प्रिंसिपल्स फॉर। दो चीजें हम स्टैंडर्ड में सीखेंगे, नंबर वन ईपीएस कैलकुलेट कैसे होती है और नंबर टू फिर इसकी प्रेजेंटेशन, इसके डिस्क्लोज कैसे होते हैं। तो स्टैंडर्ड में दो मेन चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो है कैलकुलेशन और नंबर टू इसकी प्रेजेंटेशन। Purpose of standardizing the calculation and presentation of EPS is to make it easier for the users of financial statements। जब भी कभी ये वर्ड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है तो ठीक है, बहुत से यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूजर कौन है? शेयर होल्डर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड आता है तो इसका क्या मीनिंग होता है? हाँ जी, सारे कंपोनेंट्स की बात हो रही है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वगैरह वगैरह, और यूजर मीन शेयर होल्डर्स। The purpose of standardizing the calculation and presentation of EPS is to make it easier for the users of financial statements to compare the performance of। मेन चीज ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर सकें, किससे? डिफरेंट एंटिटीज इन द सेम रिपोर्टिंग पीरियड, दूसरी कंपनीज के साथ, इसी साल में दूसरी कंपनीज के साथ। फॉर एग्जांपल 2015 या 2022 की अपनी ईपीएस को 2022 की दूसरी कंपनीज की ईपीएस से कंपेयर किया जाए। एंड नंबर टू, सेम एंटिटी फॉर डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड्स। बताएं किससे किससे कंपेयर करना? जिस साल में है उसी साल में अपनी ईपीएस को बाकी कंपनीज की ईपीएस के साथ, और जिस साल में आप हैं उस साल की ईपीएस को अपनी ही कंपनी की पिछले सालों की ईपीएस से कंपेयर करके भी परफॉर्मेंस एवल्यूशन हो सकती है। मसलन अगर मैं आपको बताऊं कि 2022 में कंपनी की ईपीएस है 15 रुपीज, 2021 में ये थी 10 रुपीज, 2022 में सॉरी 2020 में सपोज 8 रुपीज थी। सेम कंपनी की ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आपको बता रहा हूँ। तो इससे स्टेट ऑफ ईपीएस से क्या पता चलता है कि प्रॉफिट पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्लियर होता है? नेक्स्ट देखो स्कोप ऑफ IAS 33। ये IAS 33 अप्लाई किन कंपनीज पे होता है? ये IAS 33 अप्लाइज ओनली टू पब्लिक ट्रेडेड एंटिटीज। का मतलब लिखना जरा, लिस्टेड कंपनीज नहीं, SCCP नहीं है। हर कंपनी ने SCCP में रजिस्टर्ड होना होता है। हर कंपनी ने अपने आप को SECP में, गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उसमें रजिस्टर करवाना होता है, लेकिन हर कंपनी फिर लिस्टेड नहीं होती। जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो सकते हैं वो कंपनीज लिस्टेड होती हैं। फिर बीच में प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, पब्लिक कंपनीज भी होती हैं, पब्लिक लिस्टेड भी होती हैं, अनलिस्टेड भी होती हैं। तो ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? जो लिस्टेड कंपनीज है। मीन्स अगर कोई प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, कोई और अनलिस्टेड कंपनी, उस पर ये स्टोरी एप्लीकेबल नहीं। डेफिनेटली ये बातें मैंने कुछ आपके सामने पहले भी रखता रहा, ये कंपनी लॉ के अंदर लिखेंगे, वो शायद अभी आप लोगों को आइडिया नहीं। तो पब्लिक ट्रेडेड एंटिटीज का मतलब बस लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है ये पता होना चाहिए। कौन सी होती है?
जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज हो रहे हो। हर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सेल करने की परचेज करने की परमिशन नहीं है, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में सेल परचेज किए जा सकते हैं और उन्हीं कंपनीज ने अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ईपीएस की कैलकुलेशन करके उसको प्रेजेंट करना। तो दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज या दोज कंपनीज विच आर अबाउट टू बी पब्लिक ट्रेडेड। तो ये भी होता है कि कुछ कंपनीज सर लिस्टेड हो गई हैं, लेकिन कुछ कंपनीज अगर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग मींस उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन फाइल कर दी है कि हमारी कंपनी को लिस्ट कर दिया जाए, तो अगर वो नहीं भी लिस्ट अभी हुई तो उन पे भी एप्लीकेबल होता है। जो हो गई हैं लिस्टेड उन पे भी है, और जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है उन पे भी ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है। और दोज विच आर अबाउट टू बी पब्लिक ट्रेडेड मींस कंपनीज which have applied for listing। कहाँ अप्लाइड फॉर लिस्टिंग? आपको अप्लाई करना पड़ता है कंपनीज को कि हम लिस्ट होना चाहते हैं, तो इसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी बेस पे लिस्टिंग की एक एप्लीकेशन है। तो या वो कंपनीज जो लिस्ट हो चुकी हैं और या वो कंपनीज जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, अभी उनकी एप्लीकेशन उन्होंने फाइल तो कर दी है लेकिन अभी फाइनली एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई। क्लियर है सर? तो कंफ्यूजन तो नहीं? बाकी स्टोरी पढ़ते रहे, उसमें फिर याद करने वाली चीजें क्या इंशाल्लाह अभी आपको पता चल जाए। फाइनली ये भी बस लिखा हुआ है, पब्लिक ट्रेडेड एंटिटी इज एन एंटिटी हुज शेयर्स आर पब्लिक ट्रेडेड एंटिटी कौन सी होती है? जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड का मतलब सेल परचेज किए जा सकते हैं। एक नजर यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक दोबारा पढ़ना, किसी बात में कोई कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया। जी चले। देन सर ये बीच में एक और रेशियो भी आ रही है, उसकी कैलकुलेशन भी ईपीएस की बेस पे ही होती है। तो एक नेक्स्ट हेडिंग ढूंढना, प्राइस अर्निंग रेशियो, उसकी एक एब्रीविएशन है पीई रेशियो। पीई मींस प्राइस अर्निंग रेशियो एंड अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर की एब्रीविएशन क्या है? एपीएस, और एक प्राइस अर्निंग रेशियो बीच में आ रही है। अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स आर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर्स। इक्विटी होल्डर्स रॉबर्ट अंडरलाइन कर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को इक्विटी होल्डर्स भी कहते हैं। अर्निंग्स आर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। ऊपर जब सबसे ऊपर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, अर्निंग्स के साथ ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? कौन सा प्रॉफिट? जो इक्विटी होल्डर्स मीन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल। अब जरा ऐसा से गेम आगे चलेगी, साथ रहेगा। Earnings per share is a measure of the amount of earnings in a financial period for each equity share का मतलब ordinary share। ऊपर मैंने 10 रुपए कैलकुलेट किए हैं, ये 10 रुपए क्या है? पर कितने शेयर? नहीं 10 पर शेयर लिखा ना मैंने, पर हाउ मेनी शेयर्स? पर वन शेयर। बट 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो हर शेयर के बदले 10 रुपए कमाएंगे, 10 रुपए पर वन शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर क्या बता रही है हमें? अमाउंट ऑफ अर्निंग इन अ फाइनेंशियल पीरियड फॉर ईच इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी होल्डर किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? इक्विटी, जरा मेरी तरफ देखें जरा, इक्विटी के कंपोनेंट्स बताएं। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सॉरी यार, आप सही कह रहे हैं।
As the name implies, EPS is calculated as earnings divided by number of ordinary shares in issue. Price earning ratio वर्ड आया था. Price earning ratio is also key stock market ratio. दो रेशियोज मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं. एक कौन सी? EPS और दूसरी कौन सी आ रही है? प्राइस अर्निंग रेशियो. It is a measure of the company's current share price in relation to the EPS. The price earning ratio is calculated as follows. मैं जरा एक मिनट कैलकुलेशन एक मिनट आपको समझा दूंगा इसकी, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एक फॉर्मूला ढूंढे जरा. PE स्टैंड्स फॉर, बोलते रहिएगा काइंडली प्लीज. एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला ढूंढे पे. मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. अब देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो भी अगर कैलकुलेट करनी है तो इसमें भी EPS ने यूज होना है. तो EPS का अपना फॉर्मूला क्या है? अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. लेकिन इसी जो EPS की फिगर है इसने फिर इधर भी यूज होना है और इसकी बेस पे प्राइस अर्निंग रेशियो ने कैलकुलेट हो जाना. उसका क्या मीनिंग है वो बताता हूँ. पहले जरा फिगर्स देखें क्या लिखेंगे. फॉर्मूला दोबारा बोलें आप लोग. मार्केट वैल्यू पर शेयर सपोज है 46 और EPS कैलकुलेट हुई है 23. आंसर एक आएगा. फॉर्मूला दोबारा रिपीट करेंगे. हम आंसर बढ़ा रहे हैं 2 टाइम्स. 2 टाइम्स का मतलब समझने के लिए दोबारा फिगर्स देखना. 46 रुपए मैंने क्या जूम किया और 23 रुपए एक शेयर पे कमाई. एक शेयर इस वक्त मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? 46 रुपए. और एक शेयर के बदले प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है? अगर आप इस कंपनी के, जिस कंपनी की बात हो रही है, आप इस कंपनी का अगर एक शेयर खरीदेंगे तो वो आपको कितने का मिलेगा? 46 रुपए का. ये लिखा हुआ. स्टॉक एक्सचेंज में अगर जाएंगे तो इस कंपनी का एक शेयर आपको 46 रुपए का मिलेगा. 23 रुपए के है. एक शेयर के बदले 23 रुपए प्रॉफिट कमाया जा रहा है. तो आप अगर एक शेयर खरीदेंगे वो 40 रुपए का और एक शेयर 23 रुपए कमा रहा है. तो अगर ये 23 रुपए 2 साल कांस्टेंट रही अर्निंग 23 रुपए पर शेयर, तो क्या 2 साल बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेंगे? आज मार्केट में कितने का शेयर खरीदेंगे? 46. और अगर ये अर्निंग 23 रुपए पर शेयर 2 साल कांस्टेंट रही तो 2 साल बाद आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर. तो ये जो 2 टाइम्स है ये बेसिकली 2 इयर्स बता रहा है. इट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. पे बैक का मतलब पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्ट कब करना पड़ेगा? आज. कितने का एक शेयर खरीदेंगे? और अगर ये EPS कांस्टेंट रही कितने साल? तो फिर 2 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आपके पास रिकवर हो जाएगी. क्या इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर होनी चाहिए, लेट? एक और कंपनी फॉर एग्जांपल 100 इसकी मार्केट वैल्यू पर शेयर है और 20 रुपए इसकी अर्निंग पर शेयर है. आंसर सॉल्व करें. 5. अगर आज शेयर खरीदेंगे तो प्लीज कितने का खरीदेंगे? 100 रुपए का. अर्निंग पर शेयर 20 रुपए है. अगर ये अर्निंग कितना अर्सा कांस्टेंट रही तो फिर आपका ये 100 रुपया रिकवर होगा. कंपैरेटिवली आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? हायर द बेटर, लोअर द बेटर? पैसे इन्वेस्ट करके जल्दी रिकवर होने चाहिए या लेट रिकवर होने चाहिए? ये बेसिकली जो टाइम्स है ये हमें क्या बता रहे हैं, नीचे एक इंटरप्रिटेशन पढ़ेगा. दिस रेशियो शोज द पे बैक का मतलब, पे बैक का मतलब भजन पे बैक, पे बैक पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. पैसे लगा के कितने अर्से बाद वापस आएंगे. तो हायर द बेटर, लोअर द बेटर? लिखे साथ बैठे. वाई लोअर द बेटर? जल्दी रिकवर होना चाहिए पैसे. फॉलो करें मेरी बात. व्हाट इज द फार्मूला? आज आपको शेयर कितने का मिलेगा मार्केट वैल्यू पे? नहीं 46 या जो भी होगी मार्केट वैल्यू पे मिलेगा. फिर जो EPS है अगर वो कुछ अर्सा कांस्टेंट रही तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी. तो ये जो टाइम्स है वो बेसिकली क्या बता रहे हैं हमें कि कितने ईयर्स अगर ये EPS कांस्टेंट रही तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी. ठीक है. तो हायर द बेटर या लोअर द बेटर? अब EPS अपनी जगह इंपॉर्टेंट तो है
लेकिन उसी ईपीएस की बेस पे प्राइस अर्निंग रेशियो भी कैलकुलेट होनी है। तो ईपीएस की फिर डबल इंपॉर्टेंस हो जाती है। एक तो ईपीएस खुद से रेशियो ऐसी है जिसको यूज करके डिसीजन लिया जाता है, और सेकंड ईपीएस को कहाँ यूज किया जाता है, प्राइस अर्निंग रेशियो में यूज किया जाता है, और फिर इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो? मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय, तो अगर अर्निंग पर शेयर सही कैलकुलेट हुई होगी तभी फिर प्राइस अर्निंग रेशियो भी सही कैलकुलेट हो सकेगी। तो देयर आर टू रेशियोज, कौन कौन सी? ईपीएस है और प्राइस अर्निंग रेशियो है। ईपीएस की डबल इंपॉर्टेंस क्यों हो गई है? एक तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ उसने प्राइस अर्निंग रेशियो के फॉर्मूले में भी इस्तेमाल होना है। तो इसमें दो फॉर्मूले भागे, फर्स्ट लाइन में वापस है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अर्निंग पर शेयर और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो। लास्ट टू लाइन इस पेज को खुद से पढ़ना। आखिरी सेंटेंस में बताते हैं, इन्वेस्टर्स आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन चेंजेस इन कंपनीज ईपीएस ओवर टाइम। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले क्या देख रहा होगा कि इसकी ईपीएस क्या है और पिछले सालों में उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा ईपीएस में तो उसे पहले ही पता चल जाएगा इस कंपनी के हालात खराब ही हो रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर, EPS should therefore be calculated by all companies in a standard way so that investor can obtain a reliable comparison between EPS and PE ratios of different companies. Standard way ISID 3 एक तरीका बताता है कि EPS कैसे कैलकुलेट करनी है। आई होप कि यहाँ तक बैकग्राउंड समझ आ गया। बहरहाल इस टॉपिक में अब दो रेशियोस आ गई हैं, लेकिन हमारा सारा फोकस किस कैलकुलेशन पे होगा? प्राइस अर्निंग रेशियो पे नहीं। EPS मींस अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, उसी की बेस पे भी पी रेशियो भी इंशाल्लाह कैलकुलेट होगा। आज एक डेफिनेशन और देखें, उसके बाद फिर गेम आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। अब जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पेज एक रेशियोज में पढ़ाया था, उसकी बेस पे चंद बातें आनी है। एन ऑर्डिनरी शेयर इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दैट इज सबऑर्डिनेट टू ऑल अदर क्लासेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सबऑर्डिनेट का मीनिंग नीचे समझ लें, मातहत मींस नीचे समझ लें। तो आ जाएगा ज़हन में पेज। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कब मिलते हैं? सब के बाद, सही है वर्ड। डिविडेंड कब मिलता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को? सबको डिविडेंड देने के बाद मिलता है, और अगर कंपनी वाइंड अप हो जाए तब भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैसे सबके बाद मिलते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर सबके सबऑर्डिनेट, सबके नीचे हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से ऊपर कौन होता है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उससे ऊपर कौन होता है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बेचारे सबसे नीचे होते हैं। किस किस एंगल से? डिविडेंड की पेमेंट के एंगल से भी और पैसों की वापसी के भी एंगल से। इनको पैसे किस किस के बाद ही मिलेंगे? सब के बाद मिलेंगे। इन तीनों में सबसे पहले किसको मिलेंगे? फिर किसको मिलेंगे? डिविडेंड सबसे पहले किसको मिलेगा? रिडीमेबल को, फिर किसको, फिर फाइनली किसको? तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होता है ये सबसे सबऑर्डिनेट, सबके नीचे सबऑर्डिनेट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड पेमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी शेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑर्डिनरी शेयर दोबारा पढ़ें, इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट that is subordinate to all other classes of instruments. समझ आ गए? An ordinary share used in EPS calculation are those entitled to, एक और एंगल से पढ़ें, रेजिडुअल प्रॉफिट्स वर्ड अंडरलाइन करें। रेजिडुअल का मीनिंग लिखें, रेजिडुअल प्रॉफिट्स मींस रिमेनिंग प्रॉफिट्स। Ordinary share used in EPS calculation are those entitled to the remaining profits of entity after dividend relating to all other shares have been paid. Ordinary share वो शेयर होता है जो EPS की कैलकुलेशन में आना है जिसको उस बचे कुचे प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलना है जो सबको डिविडेंड देने के बाद बचेगा। ऐसे ही होगा सर? किस को डिविडेंड मिलने के बाद इनको डिविडेंड मिलना है? एक सीक्वेंस में जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा सीक्वेंस में लाया, जरा स्टार्ट में सेल्स आगे बोलो।
कॉस्ट ऑफ सेल के आगे पहले तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आना है अदर इनकम में, अदर इनकम के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस पे एक सेकंड रुक जाएगा। अगर कोई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो उनका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो फाइनेंशियल चार्जेस में उसी तरह आ जाएगा जिसमें लोन का इंटरेस्ट होता है। उससे आगे चलें तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, प्लीज सर। उसके बाद क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, टैक्स के बाद क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो यकीनन एक अदर कंप्रिहेंसिव इनकम भी होती है, लेकिन इसको एक मिनट छोड़ दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में लाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाता है। सर प्लीज चला जाता है सर, रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ होती है सर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स होती है। फिर अगर ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो उनका भी डिविडेंड लेस हो जाता है। फिर जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है उसमें से ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो रेजिडुअल मींस यहाँ क्या है, रिमेनिंग प्रॉफिट, किसके बाद जरा सेंटेंस कंप्लीट करना, आफ्टर डिविडेंड रिलेटिंग टू ऑल अदर शेयर्स हैव बीन पेड, वो सारे शेयर्स जिन पे आपने डिविडेंड देना था उनके बाद, उनको डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसमें से फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। तो हमारा जो फोकस है इस कैलकुलेशन में, ईपीएस की कैलकुलेशन में, ये हमने जो शेयर्स लेने हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स बेस में नहीं लेने, वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, वो इरिडीमेबल नहीं है, वो ऑर्डिनरी शेयर्स की बात हो रही है। तो थोड़ा सा अगर मैं और एक्सप्लेन करूं तो ईपीएस का फॉर्मूला बन रहा है अर्निंग्स फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। इन अदर वर्ड्स जो ईपीएस कैलकुलेट होगी इट इज अर्निंग पर वन ऑर्डिनरी शेयर, अर्निंग पर वन ऑर्डिनरी शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर्स पे अर्निंग कैलकुलेट नहीं हो रही, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं हो रही इस कैलकुलेशन में। प्लीज आप बोल देंगे मैंने क्या फॉर्मूला फाइनली बोला अभी, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। रेशियोज में कुछ बातें हो चुकी हैं उस जमाने में, एक फार्मूला जरा बोर्ड पे देखिएगा, बुक तो इस वक्त शायद आपके पास ना हो, एक फार्मूला जरा देखिए नंबर 18 रेशियो, जरा बोर्ड पे देखिए, मैंने फार्मूला खोला, इसका नाम बोले क्या देख नहीं, इसका फार्मूले का नाम रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स कैपिटल वगैरह, रिटर्न ऑन इक्विटी लिखा मैंने बोला, इसका फार्मूला आप देखो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है, जिसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस हो गया हो, इसमें से माइनस हो रहा है प्रेफरेंस शेयर, ये कौन सा प्रेफरेंस, सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड, ये कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है, रिडीमेबल या रिडीमेबल, रिडीमेबल भी तो माइनस होना, वो पहले हो चुका है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो मैंने आपको जमाने में एक ब्रैकेट क्लोज करके एक ऊपर वर्ड लिखवाए थे, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, अगर आपने ये यहाँ तक पहुंचना है कि प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कितना रह गया, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएंगे, जिसमें से रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस हो चुका होगा, उसमें से फिर इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देंगे अगर वो है तो, उसके बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे वो प्रॉफिट्स होंगे जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल हुए होंगे। और अगर हम रेशियो कैलकुलेट करना चाहें तो डेफिनेटली यहाँ एवरेज इक्विटी लिखी हुई है, लेकिन हम यहाँ जो फॉर्मूला भी बनाना चाह रहे हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स के एंगल से बनाना चाह रहे हैं। तो अगर मैं कभी आपके सामने वर्ड बोल रहा हूँ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो मुझे बता देंगे काइंडली मैं किसकी बात कर रहा हुआ करूंगा, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल होता है फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही अवेलेबल होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए, जी होता है। अगर क्या ना हो तो, अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ना हो तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही वो प्रॉफिट है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए के डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद हो तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से काइंडली पहले क्या लेस कर देंगे, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस कर देंगे, फिर जो प्रॉफिट्स बचे होंगे वो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स कहलाएंगे। ठीक है सर, आई होप मैं आपको तंग नहीं कर रहा। नेक्स्ट हेडिंग देखें, पेज नंबर 164 पे, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। कुछ चीजें अब इस वक्त आपको महसूस होगा कि रिपीट हो रही हैं, उसकी वजह यह है कि मैंने कुछ बातें करनी है, लिखी भी नहीं है, रेपिटेशन का मतलब यही होगा कि बार बार पढ़ के जरा जहन में सही सेटिंग हो जाए। आए पेन हाथ में रख के मेरे साथ जरा स्टोरी पढ़ते जाए। कौन सी दो टाइप्स यहाँ नजर आ रही हैं अगर आप मेजर कैटेगरीज देखें, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स वाला पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ें। Ordinary shareholder buy a share in a company to earn dividend
when this payment is considered prudent, ऑर्डिनरी शेयर हो, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से ही मिलाएं और उसका जरा डिविडेंड से ही मिलाएं। क्या अगर प्रॉफिट्स हो जाएं तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड कंपलसरी मिलता है? डिविडेंड कब मिलता है? जब वो डिक्लेयर होता है। डिक्लेयर कब होता है? जब मैनेजमेंट समझती है कि डिक्लेयर हो जाना चाहिए। क्या हर साल प्रॉफिट का मतलब डिविडेंड डिक्लेयर करना जरूरी है? हरगिज नहीं है। डिविडेंड देना कंपनी की डिस्क्रिशन है। मैं कौन से डिविडेंड की बात कर रहा हूँ? ऑर्डिनरी डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया है तो फिर वो देना कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। डिविडेंड डिक्लेयर हो जाए तो डबल एंट्री क्या होती है? डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट हो जाता है, और जब पेमेंट हो जाए तो पेएबल डेबिट होके कैश क्रेडिट हो जाता है। अगर आपने हिम्मत की तो यकीनन अगली चीजों में अच्छी सी रिवीजन भी पुरानी आ रही है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बाय शेयर इन अ कंपनी टू अर्न डिविडेंड एंड फॉर कैपिटल ग्रोथ, वर्ड अंडरलाइन करें। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होता है ये डिविडेंड, ये शेयर जो है दो वजूहत की वजह से खरीदता है, दो चीजों की वजह से खरीदता है। नंबर एक, ये चाहता है इसे डिविडेंड मिले, और नंबर दो, ये चाहता है कि अगर मैंने 50 रुपए का शेयर खरीदा था तो ये मार्केट में 200 का हो जाए, 70 का हो जाए, बढ़ जाए। ये जो प्राइस का बढ़ना है उसे बोलते हैं कैपिटल ग्रोथ। 50 का शेयर 70 का हो गया, 50 का शेयर 80 का हो गया, 100 का हो गया, 50 से ऊपर जितना हो गया, ये कैपिटल ग्रोथ हो रही है। तो शेयर होल्डर के दो ख्वाहिशात क्या होती हैं? रेगुलर डिविडेंड्स मिले, इंटरम भी और फाइनल भी। आ जाते हैं बड़े दिन में, इंटरम मिले, फाइनल मिले, और साथ साथ कैपिटल ग्रोथ भी हो, ताकि जब कभी दिल करे तो वो शेयर बेच के भी कुछ कमा ले। कैपिटल ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस। लेकिन बहरहाल ये तो जरूरी है कि हमेशा इंक्रीज इन प्राइस हो। ख्वाहिश तो यही हुई कि कैपिटल ग्रोथ हो, लेकिन प्राइसेस डाउन भी हो सकती हैं, ये रिस्क अपनी जगह मौजूद रहेगा। तो शेयर होल्डर जो होता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उसकी दो कौन कौन सी ख्वाहिशें होती हैं? और सजी बोल दें, अब किस छुट्टी का इंतजार है? These dividends fluctuate। अब तो एग्जाम हॉल के होपफुली इंतजार है यार, सारे उसकी प्रिपरेशन तो करें, वहां जाने के काबिल तो बने। These dividends fluctuate, fluctuate क्या किसे कहते हैं? Annually depending upon profits and available cash reserves. As the term ordinary and preference implies, the ordinary shareholder have few rights, कम राइट है इनके किससे? Preference shareholders. By way of illustration, means by way of an example, assume that a company with both preference and ordinary shares is liquidated। का मतलब होता है wind up, का मतलब होता है कंपनी बंद हो जाए। Preference shareholders will have their capital returned first, and only if there are sufficient funds left over, the ordinary shareholders have their capital paid out। बात सही है? क्या बात सही है? डिविडेंड में पहले राइट किसका है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। कंपनी वाइंड अप हो जाए तब भी पैसों में पहला राइट किसका है? तो किसके कंपैरेटिवली राइट्स कम है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के राइट किससे कम है? आगे गेम आगे बढ़े। Preference shareholders have more rights than ordinary shareholders. Not only they have preference on liquidation, but they also have a fixed amount paid out each year in dividend, as opposed to ordinary shareholder whose dividends are at the discretion, means discretion, yeah, mercy of the entity, mercy को कहते हैं discretion, management की मर्जी है, and are largely dependent on profits and available cash resources। ठीक है, बात मेरे ख्याल होगी, मैं वैसे पढ़ता जा रहा हूँ। The rate of dividend paid out is based on preference shares rate। ये आप गेम थोड़ी सी preference shares पे आ रही है। preference shares का preference dividend फिक्स रेट से होता है, फिक्स रेट होता है। ये 10% जरूरी नहीं, वो तो फॉर एग्जांपल लिखा अगर 12 तो 12 फिक्स रहेगा, 15 तो 12, जो भी रेट है फिक्स रहता है। ऑर्डिनरी का भी फिक्स रहता है, ये चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट्स। तो मैं फोर्थ लाइन से पढ़ रहा हूँ दोबारा। The rate of dividend paid out is based on preference share rate। A shareholder owning, concentrate sir, 1000 preference shares with a par value of 2 each। par value पर जरा रुके। नॉर्मल par value क्या पता है आपको? 10, लेकिन 100 भी आ जाती है, डिफरेंट भी हो सकती है। यहाँ par value क्या बताई हुई? 2 रुपए। कितने शेयर्स हैं? कौन से शेयर्स हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एंड अ रेट ऑफ 10% will expect
मेरी तरफ देखें इससे पहले कि आपको वर्किंग करवाएं। अगर डिविडेंड परसेंटेज में दिया हो सर तो वो किससे मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की अमाउंट आती है? पार वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अगर डिविडेंड आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो या पहले 1000 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो पढ़ के देखो 1000 के शेयर्स 2 रुपए के पार वैल्यू पर शेयर। तो पहले आप पार वैल्यू की अमाउंट बनाएंगे और देन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। इफ डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज देन द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज मल्टीप्लाइड बाय द amount of share capital which is at the time of declaration of dividend। अरे गार्जियन में तो अमाउंट बना के फिर आपने रेट मल्टीप्लाई करना है, विच मींस अगर 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 2 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट बताएं 2000, और अगर डिविडेंड का रेट 10% है तो 200 रुपया क्या कहलाएगा? प्रेफरेंस कैपिटल। ये लिखे अपने हाथ से करते हैं। पुरानी चीजें भूलनी नहीं है, पुरानी चीजों को जहन में रख के आगे बढ़ना है। इफ डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, आता है किसी को याद? तो वो परसेंटेज किससे जरब खाती है? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ शेयर्स से? अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। 1000 क्या था? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 मैंने करके क्या फाइंड आउट किया? अमाउंट ऑफ पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और मल्टीप्लाइड बाय 10% करके मैंने डिविडेंड की अमाउंट कैलकुलेट की है 200, और लेट्स से मगर 10% पर एनम है तो 200 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड पर एनम हो जाएगा। चलो आगे। द शेयर होल्डर्स राइट टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिपेंड्स ऑन वेदर हिज शेयर्स आर। अब एक क्लासिफिकेशन और आ रही है, ये आपकी नई चीज है, जो पुरानी चीज है वो भी नीचे आएगी। क्या वर्ड लिखे हुए नीचे? मतलब इसका ये हुआ कि प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कम्युलेटिव भी हो सकते हैं। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव का पहले वैसे मीनिंग सोच लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसकी वही मीनिंग है जो आपको पता चल जाएगा। कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मीन्स होता है इकट्ठा करके, और नॉन कम्युलेटिव क्या हो जाएगा? एक अलग-अलग। मतलब इसका ये बनेगा कि अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड है वो अगर किसी साल नहीं भी मिल सका क्योंकि प्रॉफिट्स नहीं थे, अगर किसी साल प्रॉफिट्स नहीं है और डिविडेंड नहीं मिल सका लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स कम्युलेटिव है, तो अगले साल जब प्रॉफिट्स होंगे तो सिर्फ अगले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा, पिछला भी मिलेगा। और अगर अगले साल भी प्रॉफिट्स ना हुए तो उससे अगले साल कौन से साल वाला भी मिलेगा? तो अगर पिछले सालों का डिविडेंड भी मिलना है अगले सालों में, किसी वजह से अगर पिछले सालों में आप डिविडेंड नहीं दे सके और एक्यूमुलेट होकर अगले सालों में मिलना है, तो ऐसा डिविडेंड कहलाता है, ऐसे शेयर कहलाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन अगर डिविडेंड किसी साल का मिल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल सका तो अगले सालों में नहीं मिलना है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स क्या कहलाएंगे? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड के एंगल से। कम्युलेटिव डिविडेंड का मतलब क्या होगा कि अगर किसी साल का डिविडेंड किसी साल नहीं मिल सका क्योंकि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स नहीं थे, तो अगले सालों में जब कभी प्रॉफिट्स आएंगे तो पिछले सालों का भी अगर मिल रहा है तो ये हो जाएंगे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर पिछला डिविडेंड इग्नोर हो गया है, नहीं मिला, तो बस बात खत्म हो गई, तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स नॉन कम्युलेटिव बन जाएंगे। तो कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव किस एंगल से है? डिविडेंड के एंगल से। अब जरा पढ़ लें, मेरे साथ पहले पढ़ेगा। Cumulative preference shares indicate that if dividend was not paid out in a particular year, perhaps due to insufficient funds, these arrear dividends, बकाया जात, dividend के बकाया जात must be paid out in future to the holders of these shares when funds become available। अगर पिछला डिविडेंड भी मिलना है अगले सालों में जाके, अगले सालों में पिछले साल के डिविडेंड को भूलना नहीं है, तो ये कौन से शेयर्स हैं? कम्युलेटिव। और अगर पिछले सालों की बात खत्म हुई, उस साल नहीं मिला तो बात खत्म, तो देन फिर ये नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे। नो डिविडेंड मे बी पेड आउट टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स until the arrear preference dividends have been paid। सोचा था सही है। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब मिलना होता है?
प्रेफरेंस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड कब मिलना होता है? जब प्रेफरेंस, सबसे लास्ट का मतलब जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो ऑर्डिनरी वालों को कब मिलेगा? जब प्रेफरेंस वालों को पिछला भी और अगला भी मिल जाएगा, फिर बेचारों की बारी आएगी। तो अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे तो पिछले भी मिलने हैं, इस साल का भी मिलना है, फिर जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलना है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव हो जाएंगे तो सेंटेंस पढ़ना था, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस वेयर if a dividend is not paid out in a year, these unpaid dividends need never be paid। बात समझ आ गई? मेरी तरफ जरा देख के बता दें कम्युलेटिव क्या होता है अपने वर्ड। और नॉन कम्युलेटिव क्या होता है? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनका डिविडेंड अगर किसी साल में पे नहीं हो सका तो फिर अब नेक्स्ट ईयर में वो पिछला नहीं पे होना, बस नेक्स्ट ईयर में अगले की बात है। There is a further variation with regard to preference shares. The shares may be redeemable और irredeemable, ये आपको पहले भी पता है। irredeemable को यहाँ नॉन redeemable भी लिखा हुआ है। वैसे redeemable का मीनिंग क्या होता है? repayable नहीं, repayable। redeemable preference shares के पैसे वापस करने हैं, ये कंपनी की लायबिलिटी है। और नॉन redeemable क्या है? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस वापस नहीं करना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की तरह। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बिल्कुल लोन की तरह है, पैसे भी देने हैं, वापस भी करने हैं, और उसका डिविडेंड भी फिक्स है, फाइनेंशियल चार्जेस में जाना है। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड तो फिक्स है, लेकिन ये पैसे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस कंपनी ने वापस नहीं करने, वापस करने पड़ सकते हैं जब कभी वाइंडिंग अप होगा, और फिर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले वापस करने। इस तरह चीजें प्लीज अभी तो पढ़ी है, ध्यान में रखा। रिडीमेबल क्या है? रिडीमेबल मीन्स क्या है? ये पैसे वापस रीपेबल है, और नॉन रिडीमेबल नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के पैसे रिडीमेबल होते हैं या नॉन रिडीमेबल होते हैं? नॉन रिडीमेबल होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। बार बार लाइफ ऑफ द बिजनेस क्यों कह रहा हूँ? कब वापस करने पड़ सकते हैं? जब कभी कंपनी लिक्विडेट होगी, वाइंड अप होगी। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर है तो इनकी टर्म होती है, जिस तरह लोन की होती है, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, इसकी टर्म होगी उसी तरह जिस तरह लॉन्ग टर्म लोन्स की होती है, ठीक है सर। लास्ट पैराग्राफ। अब ये रिडीमेबल को डिस्कस कर रहा है। Redemption of share involve company returning the amount invested by shareholder to this shareholder at some time in future, ठीक है। रिडम्पशन का मतलब रीपेमेंट। शेयर्स दैट आर रिडीमेबल, ढूंढने की जरूरत। शेयर्स दैट आर रिडीमेबल शुड बी क्लासिफाइड एज इंस्टेड ऑफ एन इक्विटी। अपने जहन में इक्विटी बनाया जरा। इक्विटी के कंपोनेंट्स मेरे से सुना। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा, हो सकता है सर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, मैंने जानबूझ के वर्ड लगाया। शेयर प्रीमियम हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं। आप ये बताएं अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होंगे तो वो इक्विटी के अंदर होंगे या लायबिलिटीज में होंगे? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर होंगे तो वो भी इक्विटी में होंगे। जहां ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है वो वहीं पे नीचे लाइन आ जाएगी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो उसका डिविडेंड प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, उसके जो पैसे हैं वो लायबिलिटी के तौर पे नॉन करंट लायबिलिटीज में होंगे। अभी तो सभी आपको टेबल दिखा रहा था, अपने रजिस्टर में टेबल देखा नहीं अभी आपने? क्या देखा? रहने दे, अपना देखे, वो तो देखते कि दिन से और निकल गया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी है या इक्विटी है? लायबिलिटी है, और नॉर्मली नॉन करंट लायबिलिटी। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे कहाँ होते हैं? इक्विटी का पार्ट है, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, शेयर प्रीमियम भी होगा, आगे बोल दें 3-4 और, रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, आगे बोल दें स्पेसिफिक रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व, ये सब कुछ होगा। लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे क्योंकि वापस करने हैं, लायबिलिटी है, लेकिन नॉर्मली ये पैसे नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद देने होते हैं, इसलिए जनरली स्पीकिंग नॉन करंट लायबिलिटी है। इसका जो डिविडेंड है वो फाइनेंशियल चार्जेस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इसका जो डिविडेंड, किसका डिविडेंड? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। दोबारा सेंटेंस शुरू करें, सेकंड लाइन, लास्ट पैराग्राफ। Shares that are redeemable should be classified as instead of as, in which case the related dividend should be recognized as in the statement of comprehensive income instead of as dividend in the statement of changes in equity as in case of ordinary shares. I hope कि अब as समझ आ गए।
दोबारा हो जाए जरा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे लायबिलिटी हैं या इक्विटी हैं? लायबिलिटी है, देयरफॉर कहाँ नजर आएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज में। इस पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो कहाँ नजर आएगा? फाइनेंशियल चार्जेस में। कहाँ? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। कहाँ नहीं नजर आएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। डिविडेंड ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह नहीं नजर आएगा। इररिडीमेबल यही फाइनल कर लेना। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ नजर आएगा? यहाँ नहीं लिखा हुआ, वैसे जरा जहन में। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अमाउंट कहाँ नजर आएगी? इक्विटी में। इक्विटी में। उसका डिविडेंड कहाँ नजर आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी डिविडेंड। लेकिन पहले किसका नजर आएगा, फिर किसका नजर आएगा? पहले इररिडीमेबल का नजर आ जाएगा, उसके बाद ऑर्डिनरी का नजर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पर। हमेशा की तरह आप मुझे महसूस करवा रहे हैं कि मैं इस क्लास में तन्हा खड़ा हूं। हम थके हुए हैं, हमारे साथ जुल्म है, फिर जुल्म है। पॉइंट रिमेंबर, कम से कम को हफ्ता 10 दिन तो रिचार्ज होने के लिए होने चाहिए। पॉइंट टू रिमेंबर सर, as suggested earlier, some preference shares are recognized as liability rather than as, and their dividends are recognized as instead of as dividend in the statement of change in equity। ये कौन से preference shares की बात हो रही है? प्लीज यार, ये किसकी बात हो रही है? In these instances, ये अंडरलाइन करें आखिर ये वाली फाइनल एक सेंटेंस। In these instances, किन इंस्टेंसेस मेरी? redeemable preference share है। Even if the dividend has not been declared at the end of the reporting period। ये किस डिविडेंड की बात नहीं हो रही? ऑर्डिनरी की बात नहीं हो रही, इररिडीमेबल की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की डिविडेंड की बात हो रही है। अब जरा इससे पहले कि अभी सेंटेंस पूरा करें, आप जरा मेरी तरफ जरा देख के बताएं, लोन पे अगर इंटरेस्ट हो, लोन का इंटरेस्ट है, 6 महीने गुजर गए, लोन लिए हुए इंटरेस्ट उसका बन गया 6 मंथ्स का, लेकिन आपने पे नहीं किया, तो क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? सर एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे सर, जब पे ही नहीं किया तो एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड कर लेंगे? एक्रूअल बेसिस पे कर लेंगे, क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर लेंगे, पेबल क्रेडिट कर लेंगे, तो पे होना जरूरी तो नहीं है। तो इसी तरह अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनका भी जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो लोन के इंटरेस्ट की तरह है फाइनेंशियल चार्जेस में। इसीलिए अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर ना भी हुआ तो वो भी एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाएगा एज एन एक्सपेंस। समझ आ रही मेरी बात? प्लीज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का लिंक हमेशा किसके साथ रखें? लोन के इंटरेस्ट के साथ रखें। क्या लोन का इंटरेस्ट एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस बनता है सर? तो इसी तरह जरा सेकंड सेंटेंस दोबारा, सेकंड लाइन जरा, इन दीज इंस्टेंसेस, सिर्फ कौन से इंस्टेंस की बात हुई है? redeemable preference shares, even if the dividend has not been declared at the end of the reporting period, the dividend will be recognized as financial charges on accrual basis, just like interest expense on loan। ब्रैकेट में ऊपर लिखना है पॉइंट रिमेंबर में, ये किसकी बात हो रही है? रिडीमेबल पे बात खत्म ना करें मेरे भाइयों, पूरा बोल रहे हैं। रिडीमेबल आगे भी बोल रहे हैं, प्रेफरेंस हो गया, आगे पूरा कर दें, छा गए शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे लोन की तरह हैं, इसलिए जिस तरह से लोन अक्रूअल, लोन का इंटरेस्ट अक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड हो जाता है, सिमिलरली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी अक्रूअल बेसिस पे हर साल रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे वो डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो। हाँ, ऑर्डिनरी डिविडेंड कब रिकॉर्ड होता है? ऑर्डिनरी डिविडेंड कब रिकॉर्ड होता है? जब वो डिक्लेयर होता है। जी अब्दुल्ला, आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ये बात अभी मैंने खुद करनी है, इसकी जरूरत नहीं। प्लीज, ऑर्डिनरी डिविडेंड कब रिकॉर्ड होता है? जब वो हो जाए यार, वो हो जाए। लेकिन ये किसकी बात हो रही है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात। देन आ जाए, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स ईपीएस की बहस शुरू हो गई है। थोड़ा सा बीच में प्रेफरेंस शेयर्स का इसलिए लिंक आया, उनकी उन चीजों की जरूरत पड़नी है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईपीएस। अब यहाँ भी परेशान न होइएगा, अब किसकी टाइप्स निकल आई हैं? ईपीएस की 2 टाइप्स के नाम ढूंढ के बोले। बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। आप में से मेजोरिटी जो है, बल्कि मेजोरिटी के सारे होंगे, मेरे ख्याल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे किसी जमाने में। तो डाइल्यूशन है कहानी, सल्फ्यूरिक एसिड। जिस तरह से, जिस तरह मैंने इसकी 2 टाइप्स बनाई है, आप अपने हाथ से जरा बनाएं।
क्या साइंस के भी वही हालात हैं जब मेरे साथ रह रहे कि आपके काउंटिंग के हो गए? ईपीएस की कितनी टाइप्स हैं सर? कौन कौन सी है? बेसिक एंड डाइल्यूटेड। इंशाल्लाह डाइल्यूटेड पे हम कुछ दिन बाद जाएंगे। अभी इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ईपीएस। अगर मैं कभी वर्ड ना यूज करूं बेसिक एंड डाइल्यूटेड, मैं सिर्फ अगर ईपीएस की बात कर रहा हूँ तो आई मीन्स उसे बेसिक। अब डेफिनेटली इसकी दो टाइप्स बनाने के लिए फिर एक को डाइल्यूटेड का है तो दूसरे का भी कोई ना कोई नाम रखना पड़ा। इस वक्त आप अपने जहन से निकाल दें बेसिक क्या होती है और डाइल्यूटेड क्या होती है। फिलहाल आप जहन में अपने बस क्या रखें, ईपीएस की बात होती है। लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ रिमेम्बरेंस कह लें, याद दहानी के लिए कह लें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईपीएस। कौन कौन सी? बेसिक एंड डाइल्यूटेड। लेकिन अभी शायद एक दो दिन में और कोई नाम नहीं यूज करूंगा, सिर्फ ईपीएस बोलूंगा। तो जब भी मैं ईपीएस बोलूंगा तो आपके जहन में फार्मूला क्या आएगा? अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। और कभी मैं अगर बेसिक वर्ड बोल भी दूं तब भी आपके जहन में यही फार्मूला आना चाहिए, अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो बेसिक मींस फिलहाल नथिंग। हाँ, जब डाइल्यूटेड में जाएंगे तो बेसिक और डाइल्यूटेड का फर्क हमारे सामने जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हमारी डिस्कशन अब स्टार्ट हो गई है। क्या नेक्स्ट हेडिंग दोबारा लिखी हुई है? बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अब आए ये जो वर्ड्स आए, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स को दोबारा फाइनल कर लें। कौन से शेयर्स? ऑर्डिनरी शेयर्स। अब इसको इन्हीं वर्ड्स को जरा थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ नीचे, डिटेल्ड फार्मूला ऑफ बेसिक अर्निंग पर शेयर मींस ईपीएस। रिलैक्स रह के मेरे साथ पढ़ना फार्मूला। सबको पता मैं कहा इसको? जी सर। ये अर्निंग जो है ना, अर्निंग्स का मीनिंग है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन बनाना। हम वहां से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएंगे, लेकिन क्या वहां लॉस भी हो सकता है? तो नेट प्रॉफिट या लॉस किधर से उठाया करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन आगे बढ़ लिखिए, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग द पीरियड। अगर कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, अगर कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे और उनका डिविडेंड है, तो क्या वो ऑलरेडी माइनस हो गया होगा? सर जी हो गया होगा सर। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो तो इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी लेस हो गया होगा। तो हम जब नेट प्रॉफिट उठाएंगे तो उस रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड तो लेस हो चुका होगा। लेकिन अगर कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उसको फिर माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की फिगर आ जाया करेगी। और डिवाइडेड बाय, एक वर्ड से परेशान नहीं होना, इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करना भी मैंने। वेटेड एवरेज, नंबर ऑफ, वेटेड एवरेज को छोड़ दें, आगे क्या लिखा हुआ? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ड्यूरिंग द पीरियड। अब वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या है, ये इंशाल्लाह लंबी बहस भी करेंगे। जी मेरी तरफ देख के जरा शॉर्ट वर्ड्स में फार्मूला बोल दें क्या लिखा हुआ, या पढ़ ले, चलें एक दफा पढ़ के फिर मेरी तरफ देख के बोलिएगा। कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे आ गए जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन अगर एज इट इज यहाँ से वर्ड्स फाइनली बोल दिए जाए। अगर मैं कभी आपके सामने कहूँ यार अर्निंग्स उठा लो, तो आपके जहन में क्या चीज आएगी? आपने सबसे पहले मुझे प्रॉफिट उठा के देना है, कौन सा? आफ्टर टैक्स। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो उसकी जगह लॉस, वो उठा लेंगे। उसमें से फिर क्या कुछ माइनस भी करना होगा? क्या माइनस करना होगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होगा तो माइनस करना होगा। रिडीमेबल क्यों नहीं माइनस करना? वो पहले ही हो चुका होना चाहिए। तो हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। फिर हम डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लेंगे। फिर वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या है वो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आ रहे हैं। दिस प्रॉफिट should be before deducting ordinary dividend। ये तो आफ्टर डिडक्टिंग है। फुल कंसंट्रेट करें पूरा। ये जो प्रॉफिट हमने उठाना है, दिस शुड बी आफ्टर डिडक्टिंग redeemable preference dividend shares, redeemable preference dividend, as well as irredeemable preference dividend, but it should be before deducting ordinary dividend या after deducting ordinary dividend? किसके बाद होना चाहिए और किससे पहले होना चाहिए? सबके बाद होना चाहिए। नहीं, सबके बाद होना चाहिए, सवाए
ऑर्डिनरी डिविडेंड की। मसले एक सेकंड बोर्ड पे जरा दिखें। ये क्या आपके सामने रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉलम बना हुआ है? बताइए यहाँ से अर्निंग कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए प्लीज यार। 30 उठाऊंगा, 30 उठाऊंगा सर। 30 +5 -5 और -10। -5 तो होना है, लेकिन किससे पहले होना है? ऑर्डिनरी से पहले होना, ऑर्डिनरी से पहले होना चाहिए। प्रॉफिट ऑर्डिनरी से पहले होना चाहिए, लेकिन सारे रिडीमेबल, सारे प्रेफरेंसेस के बाद होना चाहिए। तो 30 - 5, this profit available for ordinary shareholders should be after deducting all preference shares but before deducting ordinary shares. Ordinary dividend means 30 - 5। क्या क्या लेस होना चाहिए बोल दे। सारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स माइनस होने चाहिए। कौन सा ऑलरेडी हो गया होता है, बार बार सोच के फाइनल करना है। और इरिडीमेबल भी माइनस करना है, ऑर्डिनरी भी माइनस करना है, बस ऑर्डिनरी ले लो। असल में हम देखना क्या चाह रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बचा कितना, डिविडेंड देने से पहले बचा कितना है। तो 35 - 5 मींस 25 बचा। ओके, तो ये अर्निंग जो है ये किससे पहले होनी चाहिए? बोल दे यार, सेंटेंस देख के बोल। किससे बस पहले होनी चाहिए? ऑर्डिनरी डिविडेंड से पहले होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, इन द इवन द एंटिटी रिपोर्ट्स अ लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है, तो क्या फिर ईपीएस कैलकुलेट ही नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन फिर ईपीएस की जो फिगर होगी वो लॉस पर शेयर रिफ्लेक्ट कर रही होगी, प्रॉफिट पर शेयर की बजाय लॉस पर शेयर। और उसका फिर लिखने का तरीका जो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखें, लेट्स से 1 लाख लॉस था, ब्रैकेट में लिखिए 1 लाख लॉस डिवाइड बाय 10 लाख शेयर्स। ऑटोमेटिकली आंसर क्या आएगा हमारे पास? 10, लेकिन ब्रैकेट में आएगा। ब्रैकेट में आने का मतलब क्या होगा? लॉस पर शेयर। तो अगर नेगेटिव होगा तो तब भी कैलकुलेशन हम करेंगे, लेकिन फिर वो अर्निंग पर शेयर की बजाय लॉस पर शेयर फिगर कहलाएगी। ठीक है सर? ओ ठीक है सर। और लास्ट सेंटेंस, दिस रेशियो डिविडेंड फ्रॉम इज डिफरेंट फ्रॉम डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डिविडेंड पर शेयर भी कैलकुलेट किया जा सकता है सर। क्या फॉर्मूला बनेगा डिविडेंड पर शेयर? डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या जितना प्रॉफिट होता है जरूरी है कि उतना ही डिविडेंड डिक्लेयर हो भी सकता है वैसे, लेकिन ये रेयर चांस है। नॉर्मली कुछ ना कुछ पैसे रिटेन किए जाते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर भी एक कैलकुलेशन है। हम यहाँ डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, हमारा सारा फोकस यहाँ अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन में। ये भी एक रेशो होती है, लेकिन ईपीएस की जो रेशो है ये डिविडेंड की बेस पे नहीं है, ये अर्निंग्स की बेस पे है। और अर्निंग्स मींस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की बेस पे बात हो रही है। तो वी आर कैलकुलेटिंग अर्निंग्स पर शेयर, नॉट द डिविडेंड पर शेयर। क्या अर्निंग्स और डिविडेंड सेम चीज है? कब हो सकती है? जब सारे प्रॉफिट्स को ही एज अ डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन ये कुछ जरूरी नहीं है। हमारा फोकस किस पे नहीं है, किस पे है? डिविडेंड पर शेयर पे नहीं है, अर्निंग्स पर शेयर पे है। ऊपर दोबारा देखें जो डिटेल्ड फार्मूला लिखा हुआ था, जो प्लीज बोलना सबने, व्हाट इज द फार्मूला यहाँ तक जो फाइनल हुआ? नेट प्रॉफिट या लॉस एट्रीब्यूटेबल टू and divided by weighted average number of shares in issue during the period। अब आगे हमने ये जो दो चीजें पढ़ी हैं, एक न्यूमरेटर पढ़ा और एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? अर्निंग्स वगैरह, अगर जेन में आ जाए, वैसे जरूरी नहीं है। अब हमने अर्निंग्स चले अलग डिस्कस करनी, थोड़ी न्यूमरेटर करनी। अर्निंग्स की वर्किंग अलग डिस्कस करेंगे कि अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट होती हैं, और बाद में फिर शेयर्स की बात अलग करेंगे। नीचे हेडिंग ढूंढे, बेसिक अर्निंग्स। फिलहाल बेसिक अगर वर्ड कभी आ भी जाए तो मींस नथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपली अर्निंग्स। जी सर, बेसिक अर्निंग्स जो फॉर्मूला में ऊपर वाली फिगर आई है वो हम कैसे कैलकुलेट किया करेंगे? प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड उठाया करेंगे, विच मींस प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स। कहां से उठा लिया करेंगे? लेस क्या किया करेंगे? फुल कंसिडरेट करना है। लेस किया करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड रिलेटेड टू द redeemable preference shares based on profit available to ordinary shareholders। तो based on शायद काट दो, सॉरी, based on ऐसे लिखा हुआ।
ब्रैकेट में खत्म करते हैं। किस में से क्या लेस करके क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में बेस्ड ऑन ये वैसे इस टाइप का कहां से शुरू किया करेंगे, क्या लेस कर दिया करेंगे। प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया करेंगे और उसमें से कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया करेंगे, रिडीमेबल नहीं माइनस करना। और इसको माइनस करने से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह क्या कैलकुलेट हो जाया करेगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर मींस अर्निंग्स कैलकुलेट हो। एक वेरिएशन हम अब आ रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर इन फैक्ट नॉट ऑलवेज डिडक्टेड। बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें, सब कुछ निकलना है इनमें। प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर इन फैक्ट नॉट ऑलवेज डिडक्टेड। क्यों, पढ़ते रहिए। डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू डिडक्ट द प्रेफरेंस डिविडेंड डिपेंड्स ऑन वेदर द शेयर्स आर कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। ये क्या होता है नहीं कम्युलेटिव, अगर पिछला डिविडेंड नहीं मिला तो अगले सालों में भी देना है। और कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव, अगर नहीं डिविडेंड मिला तो फिर अगले सालों में नहीं देना। अगर डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाना अगले सालों में तो कम्युलेटिव है, और अगर पिछला अगर नहीं दे सके तो खत्म हो गया तो वो नॉन कम्युलेटिव। फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी हेल्पफुल when dealing with irredeemable preference shares। अंडरलाइन करने, irredeemable preference shares की बात हो रही है। बार बार मैं प्लीज रिपीट करना चाहूंगा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कंसंट्रेट करें, साथ साथ रहें। जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है मेरे इस वक्त यहाँ पर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ऑलरेडी माइनस हो गया होगा, कौन सा माइनस करना होगा, लेकिन इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हमेशा माइनस करना होगा। एक सेकंड नीचे वाले दो सेंटेंसेस पढ़ लें। इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स deduct only the preference dividends that are declared in respect of that period। वो कहता है अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कौन से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन उनका जो डिविडेंड है वो नॉन कम्युलेटिव है, तो तभी लेस करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से तभी लेस करें अगर इस साल डिक्लेयर हुआ है। अगर इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर क्यों लेस ना करें, क्योंकि नंबर वन डिक्लेयर नहीं हुआ तो देना नहीं है, और नंबर टू इसने अगले सालों में भी नहीं जाना। तो रिडीमेबल की बात इस वक्त नहीं हो रही काइंडली। रिडीमेबल कहाँ लेस हो चुका है, ऊपर जाए फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, फर्स्ट पैराग्राफ पॉइंट रिमेंबर। अब चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए काइंडली, अलग अलग सेग्रीगेट रखें। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, पढ़ेगा पहला पैराग्राफ ऊपर, तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, कहाँ ऑलरेडी आ गया होगा, प्लीज कहाँ किस बेसिस पे ऑलरेडी आ गया होगा, फाइनेंशियल चार्जेस में अक्रूवल बेसिस पे ऑलरेडी आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस हो गया होगा। किसकी बहस अब नहीं हो रही, नीचे अब किसकी बहस हो रही है, रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद लेस होना है। लेकिन अगर नॉन कम्युलेटिव है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर नॉन कम्युलेटिव है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो कब लेस करेंगे, जब डिक्लेयर हुआ होगा। और अगर डिक्लेयर ही नहीं हुआ तो क्यों लेस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर देना ही नहीं, क्योंकि फिर देना ही नहीं, अगले साल में नहीं देना, फिर देना ही नहीं, अगर डिक्लेयर नहीं हुआ फिर देना ही नहीं। तो अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और उनका डिविडेंड नॉन कम्युलेटिव है, तो हम क्वेश्चन में से क्या ढूंढा करेंगे कि क्या उसका डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है और नहीं, और अगर डिक्लेयर हुआ है तो फिर लेस किया करेंगे, और अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर क्यों लेस नहीं किया करेंगे, क्योंकि फिर देना भी नहीं, ना इस साल देना है और ना ही वो अगले सालों में तो जाना ही नहीं। आप जरा दूसरा सेंटेंस पढ़ने फिर आपको कोई क्वेश्चन अगर आएगा। ये ऑनेस्ट साथ है। वंस अगेन सेकंड पॉइंट पढ़ने से पहले ये बताएं किस क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है, रिडीमेबल या रिडीमेबल। और इररिडीमेबल अगर कम्युलेटिव है, क्या मतलब कम्युलेटिव है, अगर इस साल डिक्लेयर नहीं भी हुआ तो अगले सालों में कहीं ना कहीं देना ही पड़ना है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स डिडक्ट द टोटल
required preference dividend for the period in accordance with the preference share rate, whether or not these dividends have been declared. कंसिडरेशन फॉर नॉन कम्युलेटिव को कब लेस करना है, लेकिन वो क्या कहता है कम्युलेटिव को कब लेस करना है, करना ही करना है चाहे वो डिक्लेयर हो या ना हो। ये क्यों ऐसे क्यों करना है मेरे भाई, क्यों 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 आप ईपीएस की वर्किंग कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाया है, कहां से उठाया होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से उठा लिया है। इसमें से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो चुका है, उस पर कोई बहस नहीं होगी। इसमें से कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना है। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है लेकिन वो नॉन कम्युलेटिव है तो किस चीज का वेट किया करेंगे कि डिक्लेयर हुआ या नहीं, और अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो कुछ माइनस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्लीज फिर वेदर और नॉट डिक्लेयर समझ आ जाएगा। ये क्यों माइनस करना है, कि डिक्लेयर नहीं हुआ फिर क्यों माइनस करना, अगर इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो अगले साल डिक्लेयर होगा, ये देना ही देना है। तो अगर इस साल डिक्लेयर नहीं भी हुआ तब भी देना ही पड़ना है, तो वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड कौन सा तो माइनस होना ही होना है। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड है तो वो डिक्लेयर हो या ना हो उसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि अगर इस साल नहीं भी दे रहे तो अगले साल देना है। अच्छा चीजें अलग अलग रखिएगा जरा। अगर फॉर एग्जांपल कम्युलेटिव डिविडेंड है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, कम्युलेटिव डिविडेंड है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो एंट्री डेफिनेटली डिविडेंड की तभी करेंगे जब वो डिक्लेयर हो। यहाँ इस वक्त एंट्री की बात नहीं हो रही, यहाँ इस वक्त ईपीएस की कैलकुलेशन की बात हो रही है। ईपीएस की कैलकुलेशन करते हुए चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, कौन सा वाला कम्युलेटिव इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो या ना हुआ हो, क्योंकि ये देना ही देना है, इस साल नहीं तो अगले साल। तो जिस साल से रिलेटेड होगा उसी साल माइनस कर देंगे ईपीएस की कैलकुलेशन में। डबल एंट्री करने को कह रहा हूं या कैलकुलेशन में माइनस करने को कह रहा हूं। अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डबल एंट्री करेंगे, अगर इस साल डिक्लेयर नहीं हुआ तो एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन ईपीएस की कैलकुलेशन में माइनस इसलिए कर देंगे क्योंकि ये देना ही था, अगर इस साल नहीं तो अगले साल देंगे। तो ईपीएस की कैलकुलेशन में अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड कब माइनस करेंगे, जब वो डिक्लेयर हुआ होगा। और अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, दोनों केसेस में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कैलकुलेट करने के लिए माइनस करना। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक, प्लीज बात समझ आ गई है सर। किस कैलकुलेशन में कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव की बहस आएगी, अर्निंग्स की कैलकुलेशन में। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या क्या ढूंढना पड़ा करेगा हमें कि कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है। कम्युलेटिव अगर है तो क्या करना है, डिक्लेयर हुआ या नहीं माइनस कर देंगे, और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो डिक्लेरेशन ढूंढा करेंगे, क्योंकि अगर वो डिक्लेयर नहीं हुआ फिर देना भी नहीं। अच्छा अगर क्वेश्चन में ना बताया वो सारी बातें मैं खुद करता हूँ, अब पहले वैसा एक लास्ट पैराग्राफ पढ़। इट शुड बी बोर्न इन माइंड where the preference shares are classified as liability। अब फिर ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके जहन में सही फाइनल करेंगे। It should be borne in mind, दोबारा सेंटेंस शुरू करें, that where the preference shares are classified as liability in case of redeemable preference shares, these dividends would be treated as finance cost in these cases, in which case these dividends would have already been deducted in the calculation of net profit for the year. They must obviously not be deducted again when calculating earnings attributable to ordinary shareholders। ये ऊपर जो कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव की बहस आई है ये किन शेयर्स के एंगल से नहीं आई, प्लीज ये किन शेयर्स के एंगल से नहीं आई, नहीं ऑर्डिनरी का तो डेफिनेटली नहीं आई, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के एंगल से नहीं आई। ये इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में दो क्लासिफिकेशंस हो गई हैं, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। प्लीज बोलना है नॉन कम्युलेटिव कब लेस करेंगे, जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा, और कम्युलेटिव कब लेस करेंगे, डिक्लेयर हुआ हो या ना किया हो, हर साल का हर साल में लेस कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे चंद एक एग्जांपल्स मैं चाहता हूं अगर हम कर लें, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन रहेगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बहुत अगर कर रहे हैं, अगर यकीनन हो सकता है, लेकिन पहले मगर कर लें। अगर मगर से पहले ये बात कर लें, यकीनन सब कुछ किताब में लिखा हुआ है जो आपके जहन में आ रहा है, जरा 2 मिनट पेशेंस दिखाएं। अगर वो हो जाए और अगर ये हो जाए तो यकीनन वो भी हो जाना है, और वो भी हो जाना है, और वो भी हो जाना है जो आपके जहन में नहीं आ रहा। तो प्लीज पहले इस साथ साथ चलें,
अगर बात कोई रहेगी फिर बात कंप्लीट करते हैं। एक नोट पढ़ लें। It is always assumed before calculation of EPS that all accounting entries should have been correctly made and recorded in the financial statements unless there is an indication. एक छोटा सा नोट भी ध्यान में रखना है, रेशियोज ध्यान में लाएं। कभी को रेशियोज का टॉपिक पढ़ा आपने मेरे साथ? जब हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं तो हम अज्यूम हमेशा ये करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर्स हैं वो सारी सही कैलकुलेट हो गई हैं। मींस फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई नेट प्रॉफिट बताया हुआ है तो क्या हम अज्यूम करें ये सही है गलत है? ये सही ही होगा, लेकिन अगर पता चल गया ये गलत है तो ये रेशियोज बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले प्रॉफिट ही ठीक करेंगे। और अगर पिछले सालों में गलत हो गया तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी ठीक करना हमें आता है। तो अगर प्रॉफिट का पता नहीं चला कि ये सही है गलत तो भी अज्यूम कि सही है, और अगर पता चल गया कि इसमें एरर्स हैं तो बिफोर कैलकुलेटिंग ईपीएस हम एरर्स ठीक करेंगे और इंशाल्लाह फिर ईपीएस को रीकैलकुलेट तभी करेंगे जब सब कुछ सही हो जाए। लेकिन अगर पता ना चले तो ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे कि सब कुछ सही ही कैलकुलेट हुआ हो। आज आपको सिनेरियोज बने हुए ABCD वगैरह करके। तो सिनेरियो एक, लेट्स अज्यूम व्हेन देयर इज ऑलरेडी ऑर्डिनरी शेयर्स, if there are only ordinary shares the entire profit of the company belongs to ordinary shareholder। क्या ख्याल है सर जी, क्या ख्याल है सर? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही नहीं है तो सारा प्रॉफिट किसका ही होगा? एक एग्जांपल वन करें जरा। कंपनी हैज 10,000 ordinary shares in issue throughout the year 2011। कंपनी अर्न्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 1 लाख। कैलकुलेट करवाएंगे ईपीएस, फार्मूला बोले ईपीएस का। अर्निंग्स ढूंढना इस डेटा में से। अर्निंग 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 किसे कहते हैं? मेरी तरफ जरा देख के बोले। अर्निंग का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस ए रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। तो व्हाट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 1 लाख। ए रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढना है। क्या प्रॉफिट 1 लाख ठीक गिवन है? डिवाइड बाय, ठीक ही होगा, डिवाइड बाय क्या करूं? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ढूंढना है। आंसर बताएं। 10 पर शेयर क्या कैलकुलेट हो गया? समझ आ गया सर? सेकंड एग्जांपल में आ रहे बी सिनेरियो। When there are ordinary and preference shares, if there are both the ordinary and preference shareholders, some of the profit for the year must be set aside for the preference shareholders preference dividend। Example 2, company has 10,000 ordinary shares and 10,000, अब ये यहां से गौर रखना था, non-cumulative, non-redeemable, 10% rupee to each preference shares in issue throughout 2011। ऑर्डिनरी शेयर्स कितने? तो यार ये तो कम से कम बता दो यार। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने? नहीं है, नहीं है। नॉन रिडीमेबल का मतलब इररिडीमेबल। लिख रहे एक दफा अपने आप से। नॉन रिडीमेबल का मतलब इररिडीमेबल। कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है? कम्युलेटिव है, नॉन कम्युलेटिव है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख का आफ्टर टैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन। कंपनी डिक्लेयर्ड द फुल 2011 डिविडेंड ओनिंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा सवाल मेरे, जवाब आपके। कैलकुलेट करवाएं अर्निंग्स पर शेयर। फार्मूला बताएं। अर्निंग्स 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 की कैलकुलेशन बताएं कैसे होती है। वर्ड बोले, वर्ड बोले, वर्ड बोले। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उठाएं। उठवाएं कितना है प्लीज? कितना है? 1 लाख में से कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं मेरे भाई? ऐसे ऐसे कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है? अगर नॉन कम्युलेटिव है तो क्या पहले ढूंढना है? पिछले पेज पे जाएं, पिछले पेज पे जाएं, पिछले पेज पे जाएं। नॉन कम्युलेटिव रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कब माइनस करना है? क्वेश्चन में आए, क्या ये डिक्लेयर हो गया है? क्या ये डिक्लेयर हो गया है? डिक्लेयर हो गया है तो नॉन कम्युलेटिव अगर डिक्लेयर हो गया तो माइनस करना है। इसकी कैलकुलेशन अब करवाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है 10,000 प्लीज ढूंढना है। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, पहले 2 मैंने क्यों किए?
सर जी सवाल देख के बताएं, 2 कहां से मल्टीप्लाई कर दिया सर? 10,000 को 2 से जरा क्यों दी है? ताकि नॉमिनल वैल्यू बने, 2 ईच शेयर्स दिए हैं, और देन 20,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट बोलें, प्लीज रेट बोल दें। अगर डिविडेंड परसेंटेजेस में दिया हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कितनी अमाउंट बनी? कैलकुलेटर अलाउड है? जी 2000 ठीक है। 10,000 क्या लिया मैंने? ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है, ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स भी 10,000 है। 2 कहां से लिया मैंने? पार वैल्यू 2 रुपए ईच। 20,000 क्या बना? पार वैल्यू ऑफ 10,000 शेयर्स। 10% कहां से लिया मैंने? डिविडेंड का रेट लिया है। 2,000 क्या आ गया? किसका डिविडेंड? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड मैंने माइनस क्यों किया? ये तो नॉन कम्युलेटिव है। ये भी नहीं बताना? हमने पहले भी नहीं बताया था, तो अब क्यों बताएं? डिवाइड में बताइएगा जी। नंबर ऑफ शेयर्स कौन से 10,000? ऑर्डिनरी या प्रेफरेंस? आंसर फाइनल बताएं। 9.8 क्या है? पर शेयर। पर कौन सा शेयर? ऑर्डिनरी शेयर। ये वर्किंग अपने हाथ से लिखेंगे। एक लाख माइनस 2,000 मीन्स 98,000 डिवाइड बाय 10,000। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग समझ आ गई? ये वर्किंग क्लियर होगी सर? ये 2,000 तो नॉन कम्युलेटिव नहीं था यार, फिर माइनस क्यों करवाया? अगर ये कौन सा होता? नहीं, अगर ये नॉन कम्युलेटिव होता है लेकिन डिक्लेयर ना हुआ होता। 98,000 कहां से आ गया है? 98,000 तो कहीं आया ही नहीं है। वो तो आप आंसर देख रहे हैं सुभान साहब, हमने तो 98,000 कैलकुलेट ही कहीं नहीं किया। 1 लाख में से अगर 2,000 माइनस करेंगे तो अचानक कैलकुलेटर पे 98,000 बन जाता है सुभान साहब। ये पेज नंबर 167 का जी चेक करें। 1 लाख माइनस 2,000 इज इक्वल टू का निशान ढूंढें। अचानक एक फिगर आपके सामने आएगी। काइंडली पुकार उठें, ये क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 सर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये जो पेज है ये हमारी आज की सारी डिस्कशन की एक समरी सी आ जाएगी, तो फाइनली सही सॉल्व करेगा। जी सुभान साहब ठीक है। कंपनी हैज 10,000 ordinary shares and 10,000 10% rupees to each preference shares in issue throughout 2012. Profit after tax was 1 lakh in 2012. रिक्वायर्ड आपसे है कैलकुलेट द बेसिक अर्निंग्स। अच्छा यहाँ वो ईपीएस नहीं मांग रहा, वैसे मैं ईपीएस की वर्किंग भी कर लूंगा, सिर्फ उसने क्या मांगा? अर्निंग्स। अर्निंग्स कैसे आती है मेरी तरफ देख के फॉर्मूला बता। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब वर्ड नहीं बोल रही, प्रेफरेंस बोला भी नहीं जाता पूरा। प्रेफरेंस डिविडेंड वर्ड बोले फंसा हुआ है, पूरा बोले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं बोला जाता। पहली दफा ट्राई किया आप लोगों, तो आपसे सिर्फ अर्निंग्स मांग रहा है। अज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर्स आर, अब 4 सिनेरियोज हैं ए बी सी डी, एक एक करके मुझे अलग-अलग अपने आंसर्स बताने। आप चाहे सॉल्व ना करें लेकिन मेरे आंसर जरूर दीजिएगा, मैं वर्किंग कर दूंगा, बाद में सॉल्व कर दीजिएगा। सिनेरियो 1 ये है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स उसने बताए इस डेटा में, ये नॉन कम्युलेटिव है, नॉन रिडीमेबल है, एंड द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड है।
पहले जरा एक सेकंड ये बताएं, ये जो उसने नॉन रिडीमेबल के साथ दैट इज इक्विटी लिखा है, ये पता? अगर ये नॉन रिडीमेबल है तो इन्होंने कहाँ जाना है? इक्विटी में। और अगर ये रिडीमेबल होते फिर इसने लाइबिलिटीज में जाना। तो एक एक वर्ड जो आ रहा है प्लीज सारे क्लियर होने चाहिए। नंबर ए सिनेरियो दोबारा देखें, ये नॉन कम्युलेटिव है प्रेफरेंस है, सपोज नॉन रिडीमेबल है और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है। अर्निंग्स की वर्किंग शुरू करवाएं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं। 1 लाख जी। रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स नॉन रिडीमेबल है, क्या इनका प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा? होगा? नहीं नहीं अभी होगा। यस होगा, यस होगा, यस होगा। क्या ये कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है? दोनों केसेस में लेस होगा, लेकिन कम्युलेटिव का कब? वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड पे। और नॉन कम्युलेटिव का कब? व्हेन डिक्लेयर्ड पे। ये रिडीमेबल है, डिविडेंड माइनस तो होना चाहिए 16। अब जरा दूसरी चीज ढूंढें, क्या ये नॉन कम्युलेटिव है? क्या ये नॉन कम्युलेटिव है? क्या इनका डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है? अब क्या करूं? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 करके मल्टीप्लाइड बाय 10%। प्लीज 10,000 क्या लिया मैंने, बोलना है प्लीज यार। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जरा 2 क्यों किया? पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10% करके क्या किया है? रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट मैंने इसलिए किया क्योंकि ये नॉन कम्युलेटिव थे लेकिन डिक्लेयर हो गए। -2,000 कर दो, तो -2,000 करके 1 लाख -2,000 करके जो 98,000 है, ये क्या कहलाएगा? अर्निंग्स। ये बेसिक अर्निंग्स है। और अगर मैं पूरी ईपीएस कैलकुलेट करना चाहूँ तो डिवाइड बाय बोल रहे कौन से शेयर्स? नंबर ऑफ कौन से शेयर्स? कौन से शेयर्स? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। बहरहाल इस वक्त हमारा जो आंसर है वो 98,000 अर्निंग्स उसने मांगी है। ठीक है, सिनेरियो 1 क्लियर हो गया। मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आपके पास नीचे लिखा हुआ, शायद आपको लिखने की ऐसी जरूरत नहीं, बाद में आंसर सारे देख लीजिएगा। सेकंड वर्किंग करवाएंगे। सिनेरियो अलग-अलग है, अब बी सिनेरियो में आते हैं। फुल कंसंट्रेट कर दें, बात खत्म होने लगी है। प्रेफरेंस शेयर्स कब क्या अज्यूम करना है? नॉन कम्युलेटिव, नॉन रिडीमेबल, वंस अगेन इक्विटी और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। स्पीड अप हो जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएं। 1 लाख माइनस बोले, वो यार माइनस यार, वही रिडीमेबल है तो नॉन कम्युलेटिव है, और डिक्लेयर अगर नहीं हुआ तो माइनस नहीं करेंगे। तो 1 लाख ही बेसिक अर्निंग है और डिवाइड बाय 10,000 करके आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हैं। वाई वी आर नॉट डिडक्टिंग एनीथिंग नाउ? बोलना है, पूरा बोलना है। बिकॉज irredeemable preference dividend is non-cumulative and it is not declared by the management. डन है प्लीज? पहले सिनेरियो में माइनस क्यों किया था 2,000 और अब क्यों नहीं कर रहे? दोनों में कॉमन था कि नॉन कम्युलेटिव है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिक्लेयर्ड नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये चीजें हमने ढूंढनी क्वेश्चंस में। देन आगे सी में कम्युलेटिव है, फुल कंसंट्रेट, ये अगर करवाएं तो फिर इसका मतलब है कि हमें कुछ सेंस समझ आइए। कम्युलेटिव है, रिडीमेबल है एंड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, फुल कंसंट्रेट। कौन कौन से हैं प्लीज बोल दें? कम्युलेटिव है लेकिन रिडीमेबल है और डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है जी। स्टार्टिंग पॉइंट बताएं। 1 लाख। अब मैं हिम्मत और जाने दें यार, कम्युलेटिव है और डिक्लेयर भी हो गया है। हाँ जी, सही वर्ड भाई ने बोला है, आप भी जरा अच्छे से वर्ड बताएं। मैं कह रहा हूँ रिडीमेड, मैं कह रहा हूँ कम्युलेटिव भी है, डिक्लेयर्ड भी है। सही वर्ड क्या है? ऑलरेडी लेस हो गया। ऑलरेडी कहाँ लेस हो गया होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लेस हो गया होगा। दोबारा पेज नंबर 165 पे जाएं, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ें। ओके, वापिस आए, बताएं कितना माइनस करूं? सही वर्ड्स बताएं, क्यों माइनस कुछ नहीं करवाया? ऑलरेडी कहाँ लेस हो गया होगा? फाइनेंशियल चार्जेस में, प्रॉफिट एंड लॉस में लेस होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। और अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी अज्यूम के प्रॉफिट सही कैलकुलेट हुआ होगा। डाने से जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? तो मींस टू से इस केस में सिनेरियो सी में 1 लाख की बेसिक अर्निंग्स है। जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स काइंडली बता दो क्या सी? जी लास्ट वन कम्युलेटिव है
रिडीमेबल है, अब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, चलेंगे अब बताएं। नहीं अब भी क्या, अब भी दोबारा जरा बड़े अच्छे करें, लाख 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 यार, अब डिक्लेयर ही अगर नहीं है तो अब माइनस क्यों हो रहा है? ये डिक्लेयर हो ना हो, कहाँ किस बेस पे लेस हो गया होगा? फाइनेंशियल चार्जेस में अक्रूवल बेसिस पे ऑलरेडी लेस हो गया होगा। तो असल में कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव की जो बहस है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो उनका डिविडेंड तो डिक्लेयर हो ना हो, उन्होंने तो अक्रूवल बेसिस पे फाइनेंशियल चार्जेस में से लेस हो जाना है। इवन इन दिस केस व्हाट विल बी द आंसर? 1 लाख माइनस 0 मींस नथिंग विल बी डिडक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा। खास तौर पे नीचे आंसर में है जरा ये 3C और 3D में जो कमेंट्स बने हुए हैं, या एक सेकंड पहले आंसर्स मैच कर ले मेरे साथ। सिनेरियो ए का आंसर ठीक है 98,000, और सिनेरियो बी में, सी में और डी में 1 लाख कैलकुलेट हुआ हुआ है -0 विदाउट एनीथिंग। खास तौर पे सी, 3C के और 3D के कमेंट्स जरूर पढ़े, पेन आप रखते हैं। हाँ जी, सी, 3C और 3D। बात समझ आ गई प्लीज? चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल, पेज नंबर 167, जो इन्वेस्टमेंट से करते हैं यहाँ पर क्या हेडिंग लिखी हुई लास्ट एग्जाम्पल? Cumulative preference shares in the year 31st December 2011, page 167 का लास्ट है। Entity G made a profit after tax of 3.5 million. Entity G has rupees 1 million 10% cumulative irredeemable preference share capital in issue. This would entitle investors to receive a dividend of 1 lakh. सही कह रहा है? What is the amount of irredeemable preference share capital? अब ये 1 मिलियन शेयर्स नहीं थे, रुपीज दिए हुए थे, 1 मिलियन रुपीज हैं। अगर ये रुपीज ना बने होते तो हम खुद कैसे बनाते? शेयर्स इनटू पार वैल्यू। तो 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1 लाख डिविडेंड, ठीक है कैलकुलेट हुआ और ठीक है सर। इफ दैट डिविडेंड इज गिवन एज अ परसेंटेज, then percentage is to be multiplied by the amount of share capital. Entity G has 1 million ordinary shares in issue throughout the year. जी बेसिक ईपीएस की मुझे वर्किंग करवानी है आपने और फुल हिम्मत करनी है। ईपीएस का फॉर्मूला शुरू करें, अर्निंग्स बताएं जी कैसे आती हैं, अप्लाई ऑन द डेटा। जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना है 35 लाख, माइनस क्या होता है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड कब माइनस होता है? नहीं, अगर नॉन कम्युलेटिव है तो डिक्लेयर्ड पे माइनस होता है, और अगर कम्युलेटिव हो तो वेदर और नॉट डिक्लेयर्ड पे माइनस होता है। तब इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढने कम्युलेटिव है या नॉन कम्युलेटिव है? कम्युलेटिव है। अगर कम्युलेटिव है तो ढूंढने डिक्लेयर्ड है या नहीं है? अब जरूरत नहीं है, सही वर्ड अब ये है कि जरूरत ही नहीं है। अगर ये कम्युलेटिव है तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है? माइनस इसने होना ही है। हाँ, अगर ये नॉन कम्युलेटिव होता तो फिर हमें क्या ढूंढना पड़ना था?
कि डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, तब क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि डिक्लेयर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कौन सा डिविडेंड है, कौन सा डिविडेंड है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है। बता दें कितना माइनस करो यार, ये बताया तो वही कि डिक्लेयर हुआ, कम्युलेटिव है, देयरफॉर डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ, इसमें माइनस होके ही ईपीएस की वर्किंग में आता है। डिवाइड में बता दें कितने शेयर्स हैं, कौन से शेयर ढूंढने होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स कितने गिवन है, 1 मिलियन। आंसर सॉल्व कर दें यार, 3.4 का मीनिंग बता दें, अर्निंग पर शेयर का मीनिंग बता दें। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक ऑर्डिनरी शेयर के बदले इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, 3.4 कमाया पर शेयर, पर 1 शेयर। ठीक है, ये वर्किंग अपने हाथ से लिखें पेज पे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई, 1 लाख माइनस क्यों किया मैंने? नेक्स्ट पेज पे जाए, नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट टाइम पे जहां आंसर है उसके नीचे एक नोट बना हुआ, प्लीज ये नोट जरूर पढ़ें। अगर ये कौन से होते तो फिर आपको क्या ढूंढना पड़ना था, और डेफिनेटली अगर फिर ना दिया होता तो क्या करना है वो इंशाल्लाह बहस होती रहेगी, उसकी टेंशन नहीं। चलें सर जी, आज हमने ईपीएस में से, ईपीएस के फॉर्मूले में अर्निंग्स कैलकुलेट करना सीखी, इसके नीचे फिर नंबर ऑफ शेयर्स की एक स्टोरी है, तो वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ये 2-3 दिन जरा आप लोग फारिग हैं, मींस मेरी तरफ से कोई खास होमवर्क नहीं है। तो सबसे पहले तो जिन हजरात ने पिछले हफ्ते जो 2 क्लासेस हुई हैं उनको ऑप्शनल महसूस करके ज़ाया किया है, तो सबसे पहले तो वो काइंडली अपनी आज मैक्सिमम आज पिछला बैकलॉग कवर करें। और सेकेंडली जिन हजरात ने, बल्कि सॉरी मैंने ये जिनके बारे में कहा वो तो है ही नहीं यहाँ, तो मैं ही था जिनका बैकलॉग रहता है। तो आज से ऑनवर्ड्स अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ जरा पिछले टॉपिक से साथ साथ रिवीजन हो जाए। एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था लास्ट में, किसी का है जिन में, एक मैंने बड़ा सा एक सवाल दिया था, तो मैंने दिया था, मैं नहीं करना था, तो उसको छोड़ें जरा। ये पिछले टॉपिक्स हैं उनके कुछ आसान आसान से पेजेस जरा दोबारा अगर रिफ्रेश कर दिए जाए माइंड में, तो पेज नंबर नोट करें। कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पिछला जो है जरा मिक्स होता रहे, ताकि चीजें रिफ्रेश रहें जहन में। क्या ख्याल है आप लोगों का? पेज नंबर ढूंढे 89, सॉरी वॉल्यूम ढूंढने को रहने, सॉरी वैसे लिखें, पेज नंबर 89 है वॉल्यूम 1 का। इसमें एक क्वेश्चन है IAS 23 का, पेज नंबर 89। IAS 23 कौन सा? बोरिंग कॉस्ट। एक क्वेश्चन पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें जरा आपको स्पेसिफिक जनरल बोरिंग्स की रिवीजन हो जाएगी, और देन बिल्कुल आसान ही चीजें कुछ मैंने देनी है इन दिनों में। तो पेज नंबर 110 से लेके 113 तक, 110 से 113 तक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक जनरल बोरिंग्स। मकसद इन पेजेस का सिर्फ ये है कि जरा रिवीजन हो जाए। तो पहले पेज नंबर 89 पे क्वेश्चन पहले आपने किया हुआ, ये रिवाइज कर लीजिएगा, और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है पेज नंबर 110 से लेके 113, वॉल्यूम 1 में ही है भी। तो हाँ जी, खान लिमिटेड टाइप और इस तरह के, शायान लिमिटेड, तो इनको जरा रिवाइज कर लीजिएगा, ये बड़े आराम से आपसे सॉल्व होने चाहिए।
बीच में स्पेसिफिक जनरल बोरिंग, मकसद इसका सिर्फ ये है कि जरा स्पेसिफिक जनरल बोरिंग IAS 23 थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। कल फिर कोशिश करेंगे कि IAS 8 के हो जाए। तो अभी अगले 3-4 दिन जरा कंपैरेटिवली रिलैक्स रहेंगे मेरी तरफ से होमवर्क के एंगल से। तो प्लीज अब तो मेरा ख्याल आप पढ़ना शुरू कर ही दें। आपका क्या ज़हन कहता है? आज सोच लें जरा, फिर जो कल ज़हन में फाइनल हो तो मुझे कल बता दीजिए कि आप क्या करें। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी काइंडली जरा टाइम निकाल के सोचिएगा कि क्या पढ़ाई शुरू कर ही दें। अल्लाह हाफ़िज़।